Hello everyone and welcome back to the sessions on strategic financial management। दोस्तों सीए फाइनल की इस एसएफएम क्लास में हम म्यूचुअल फंड टॉपिक का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं और ये है म्यूचुअल फंड का सेकेंड लेक्चर। दोस्तों आज हम म्यूचुअल फंड की अलग अलग टाइप की स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ग्रोथ प्लान, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर बोनस प्लान। तो डिविडेंड प्लान क्या होता है? एक ऐसा म्यूचुअल फंड प्लान जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनी ने जो कुछ भी रिटर्न्स जनरेट किए हैं, इट विल कीप ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स यूनिट होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। यानी जो इनकम म्यूचुअल फंड को हो रही है वो म्यूचुअल फंड रेगुलर बेसिस पर पास ऑन करते जाए अपने यूनिट होल्डर्स को। दैट प्लान इज कॉल्ड डिविडेंड प्लान। सेकेंड, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। यहां डिविडेंड यूनिट होल्डर्स के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। डिविडेंड यूनिट होल्डर के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट ना करके उस डिविडेंड को कंपल्सरीली री इन्वेस्ट किया जाएगा बाय जनरेटिंग मोर एंड मोर यूनिट्स। इन अदर वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, द म्यूचुअल फंड विल बी री इन्वेस्टिंग दैट डिविडेंड and give additional units to the unit holder। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, दो अलग अलग टाइप के प्लान्स हैं जहां पर यूनिट होल्डर के हाथ में एडिशनल यूनिट्स आएंगे। एक डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा बोनस प्लान। दोस्तों डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड बोनस आप जरा ध्यान से समझिए। जब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कैश में इनकम अक्यूमुलेटेड है और उस कैश को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जिसे हम डिविडेंड प्लान कह रहे हैं, उस कैश को हाथ में लिक्विड फॉर्म में न रखकर म्यूचुअल फंड कंपनी खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दे और हमारे यूनिट होल्डर से जो डिविडेंड इनकम है उसे री इन्वेस्ट करवा दे विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड इन देयर हैंड्स, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। और बोनस प्लान में भी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो एडिशनल यूनिट्स हमारे यूनिट होल्डर्स को देगी बाय वे ऑफ बोनस। दोस्तों फर्क क्या पड़ता है, वो बोनस प्लान हो या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान? एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ सकता है जहां पर टैक्सेशन का इफेक्ट आता हो। तो फ्रेंड्स इतना ध्यान रखिए कि जो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में एडिशनल यूनिट्स मिले हैं, यूनिट होल्डर के लिए उन एडिशनल यूनिट का कॉस्ट होगा एनएवी प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दोज यूनिट्स। ऑन द अदर साइड, बोनस प्लान में दिए हुए बोनस यूनिट का कॉस्ट इनकम टैक्स लॉ व्यू पॉइंट से कॉस्ट ऑफ बोनस यूनिट्स विल बी निल, स्पेशली व्हेन द म्यूचुअल फंड इज इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इन अदर वर्ड्स, व्हेन म्यूचुअल फंड इज इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जो भी बोनस यूनिट्स दिए गए उनका कॉस्ट, जस्ट लाइक इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी, कॉस्ट ऑफ बोनस यूनिट्स विल बी कंसिडर्ड एज निल। फ्रेंड्स चौथे टाइप का प्लान हो सकता है ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान में न डिविडेंड दिया जाएगा, न डिविडेंड का री इन्वेस्टमेंट होगा, न कोई बोनस दिया जाएगा। यानी जितने यूनिट्स हैं उतने ही यूनिट्स रहेंगे एंटिटी के पास, यानी म्यूचुअल फंड कंपनी एडिशनल यूनिट्स इशू नहीं करने वाली। इन सच केस जो म्यूचुअल फंड कंपनी ने पोर्टफोलियो बनाया है, उस पोर्टफोलियो में जैसे जैसे गेन अक्यूमुलेट होंगे, हर एक यूनिट का एनएवी बढ़ता जाएगा। दिस इज अ ग्रोथ प्लान जहां पर कोई इनकम नहीं चाहिए, कोई डिविडेंड या कोई बोनस नहीं चाहिए। लेट द एनएवी ग्रो, लेट द वेल्थ ग्रो इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड एनएवी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो सकता है कि अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम्स होने की वजह से इन्वेस्टर को अपने क्राइटेरिया को मैच करना इजी हो जाता है। दोस्तों यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स बहुत काम का मैटर है। म्यूचुअल फंड्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ओपन एंडेड फंड एंड क्लोज्ड एंडेड फंड्स। तो फ्रेंड्स ओपन एंडेड फंड एंड क्लोज्ड एंडेड फंड का पहले मीनिंग समझ लीजिए, फिर मैं आपको उन दो टाइप के फंड्स का कनेक्शन बताऊंगा इन अलग अलग टाइप की स्कीम्स के साथ। ओपन एंडेड फंड क्या होता है? सपोज कोई म्यूचुअल फंड कंपनी ने एक नया म्यूचुअल फंड अनाउंस किया
और स्टार्टिंग में 10 लाख यूनिट्स इशू किए गए, 10 लाख यूनिट्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच। अब टोटल जो अक्यूमुलेशन हुआ वो 1 करोड़ रुपीस का अक्यूमुलेशन हुआ, 10 लाख यूनिट्स ऑफ 10 ईच फेस वैल्यू पर ये यूनिट्स इशू किए गए। अब हुआ ये कि धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में ये एनएवी ग्रो किया और जो एनएवी ₹10 था एट द टाइम ऑफ एनएफओ, दैट इज व्हेन दिस न्यू फंड वाज ऑफर्ड, वो एनएवी बढ़ते बढ़ते अब ₹18 हो गया। एट दिस पॉइंट म्यूचुअल फंड कंपनी ने प्लान किया कि चलो भाई और यूनिट्स रिलीज करते हैं। तो 10 लाख यूनिट पहले इशू किए गए थे, फिर 10 लाख यूनिट्स इशू किए गए। ऑब्वियसली हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर का जो राइट है वो डाइल्यूट ना हो, इसलिए जो नए यूनिट्स इशू किए जाएंगे वो एनएवी पर इशू किए जाएंगे, यानी नए 10 लाख यूनिट्स प्रीमियम पर इशू किए गए जो मार्केट में उस समय एनएवी चल रहा था। तो अब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास 20 लाख यूनिट्स हो गए। पुराने यूनिट्स जो ₹10 एट पार इशू किए गए थे, एट फेस वैल्यू इशू किए गए थे, और नए 10 लाख यूनिट्स जो प्रीवेलिंग एनएवी पर इशू किए गए। इसके बाद सपोज एनएवी बढ़ते बढ़ते 25 हो जाता है और म्यूचुअल फंड कंपनी को लगता है कि भाई दिस इज अगेन अ गुड टाइम टू कलेक्ट मोर मनी फ्रॉम पब्लिक, और ये क्या करते हैं कि ये फिर से नए लोगों को पार्टिसिपेशन देने के लिए 10 लाख यूनिट और इशू करते हैं, अब न्यू वाले एनएवी पर, दैट इज एट ₹25। दोस्तों क्या हो रहा है, पब्लिक जो जनरल पब्लिक है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है उसी फंड में जो स्टार्टिंग में 10 लाख यूनिट से स्टार्ट हुआ था। आज वो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते बढ़ते हो गए हैं 30 लाख यूनिट्स। दोस्तों इसमें हो क्या रहा है कि ओरिजिनली जो स्कीम में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उन लोगों ने तो बहुत बड़ा रिस्क लिया था, बिकॉज दे वर अनअवेयर कि आगे क्या होने वाला है। जब इनको जो एग्जिस्टिंग ओरिजिनल यूनिट होल्डर्स हैं उनको जब दिख रहा है कि म्यूचुअल फंड में गेन आ रहा है, ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है, एंड इट्स अ एडवांटेज टू होल्ड दिस फंड, उन्हें लग सकता है कि हम क्यों दूसरों को अलाउ करें अब इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए, हम इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए अब दूसरों को अलाउ नहीं करना चाहते। अब ये म्यूचुअल फंड जब इनिशिएट हुआ है तब म्यूचुअल फंड कंपनी को बताना होगा कि ये ओपन एंडेड फंड है या क्लोज्ड एंडेड फंड है। ओपन एंडेड फंड में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फंड देयर विल बी एडिशनल यूनिट्स दैट द म्यूचुअल फंड कंपनी कैन इशू। क्लोज्ड एंडेड फंड में म्यूचुअल फंड कंपनी इज बाउंड नॉट टू इशू एडिशनल यूनिट्स, यानी कि किसी को उस एग्जिस्टिंग फंड में से यूनिट्स चाहिए तो यह तभी पॉसिबल होगा जब किसी इन्वेस्टर ने पुराने किसी इन्वेस्टर से वो एग्जिस्टिंग यूनिट्स बाय कर लिए हों सेकेंडरी मार्केट में। तो दोस्तों ओपन एंडेड फंड एंड क्लोज्ड एंडेड फंड, इससे हम लिंक करने जाएं जो हमने अलग अलग टाइप की 4 स्कीम्स समझी थी। जहां आप बात करेंगे डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान एंड बोनस प्लान, ये क्लोज्ड एंडेड फंड्स नहीं हो सकते, इनका ओपन एंडेड फंड होना जरूरी है, क्योंकि ये क्लोज्ड एंडेड फंड हुए तो एडिशनल यूनिट्स म्यूचुअल फंड कंपनी देगी कहां से। दीज प्लान्स हैव टू बी नेसेसरली ओपन एंडेड फंड्स। ऑन द अदर साइड जो ग्रोथ प्लान है या जो डिविडेंड प्लान है वो ओपन एंडेड भी हो सकता है और क्लोज्ड एंडेड भी हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कैलकुलेशंस से भी डील करें। तो दोस्तों आईसीएआई का एक फेवरेट क्वेश्चन टाइप है कि एक क्वेश्चन में 2-3 अलग अलग टाइप की स्कीम्स बता दी जाएगी और कुछ सालों तक वो स्कीम चलेगी और एंड में कंपेरेटिव बेसिस पर तीनों स्कीम का रेट ऑफ रिटर्न कंप्यूट करवाया जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप की स्कीम्स में जनरली वो लोग बोनस प्लान, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान एंड ग्रोथ प्लान की बात करते हैं। तो होगा क्या कि आप जब कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स। टैक्सेशन रिलेटेड मैटर से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड के यूनिट सेल कर रहे हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये टैक्स आपको लगेगा। आपको मिलने वाले रियलाइजेशन में से आपको ये टैक्स पे करना होगा।
हाउएवर उन यूनिट्स का जब कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाए तो कैपिटल गेन कंप्यूट करते समय इनकम टैक्स लॉ डज नॉट अलाउ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स टू बी डिडक्टेड एज अ कॉस्ट। तो यह बात का ध्यान रखना चाहिए आपको व्हाइल यू आर डीलिंग विद प्रॉब्लम्स। देन जब आती है बात यूनिट्स जो बोनस में मिले थे आपको और उनको आपने सेल किया है और वहां कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हैं आप, तो जो रियलाइजेशन हुआ है वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे यूनिट्स का जो कॉस्ट होगा वो निल होगा। तो फ्रेंड्स, आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट किया वो आइडेंटिफाई करना है, और एंड में जब स्कीम क्लोज हो रही या जब हमारे इन्वेस्टर ने सारे यूनिट सेल कर दिए तो इस पूरे ड्यूरेशन में ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न और उसका एनुअलाइज्ड रेट दोनों आपको कंप्यूट करने को बोला जा सकता है। सो व्हाइल डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, पे स्पेशल अटेंशन ऑन काउंटिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान में होगा क्या कि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, डिविडेंड का अमाउंट पहले कंप्यूट करेंगे और उस दिन का जो एनएवी होगा, डिविडेंड के अमाउंट को उस एनएवी से डिवाइड करके आपको मालूम पड़ेगा कि कितने एडिशनल यूनिट्स अराइज हो रहे हैं। बोनस यूनिट्स में बोनस का रेशियो दिया जाएगा आपको, और ग्रोथ प्लान जो होगा, ग्रोथ प्लान में नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने वाले नहीं, वहां सिर्फ बढ़ता है तो एनएवी। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं टाइप के कैलकुलेशन से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लेट अस रीड व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 13। यहां दिया हुआ है सन मून म्यूचुअल फंड, दैट इज एन अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड। देयर वर 3 plans, that is A, dividend reinvestment plan, B, bonus plan, and C, growth plan. At the time of initial public offer on 1/4/95, Mr. Anand, Mr. Bachchan and Mrs. Charu, 3 investors, invested rupees 1 lakh each and chosen B, C and A plan respectively. आगे दिया हुआ है The history of the fund is as follows. डेट दिए हुए हैं, डिविडेंड का परसेंटेज दिया है, बोनस रेशियो दिया है, एंड नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट यानी कि एनएवी पर यूनिट दिया है, और फेस वैल्यू तो आपके पास है वो ₹10 है। और इसके बाद ऑन 31st जुलाई ऑल 3 इन्वेस्टर्स रिडीम्ड ऑल द बैलेंस यूनिट्स। कैलकुलेट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न टू ईच ऑफ द इन्वेस्टर्स। Consider long-term capital gain is exempt from income tax. Short-term capital gain is subject to 10% income tax. Security transaction tax 0.2% only on sale or redemption of units, and ignore education cess. तो दोस्तों, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक फंड, एक स्कीम एट अ टाइम लेना होगा, एंड हम शुरुआत करते हैं डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान से। प्लान ए, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, कैलकुलेशन ऑफ टोटल यूनिट्स अक्यूमुलेटेड बाय द एंड ऑफ द होल्डिंग पीरियड। तो एक टेबल में ये सारा प्रेजेंटेशन हम कर देंगे फ्रेंड्स। तो इनिशियल डेट जो है 1/4/1995, उस दिन का एनएवी था ₹10, क्योंकि ये न्यू फंड फेस वैल्यू पर इशू किए गए थे और ये फेस वैल्यू है ₹10। उस दिन डिविडेंड का कोई चांस ही नहीं है। एडिशनल यूनिट्स जो हो हमारे पास, पहली बार ये यूनिट्स आए हैं और ये यूनिट्स थे 10,000 यूनिट्स। 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया गया है और एक एक यूनिट का एनएवी 10 है, तो ऑब्वियसली 1 लाख डिवाइड बाय 10, 10,000 यूनिट्स होंगे, तो क्यूमुलेटिव यूनिट्स भी 10,000। जो इसके बाद क्वेश्चन में पहली डेट दी हुई है, दैट इज 28 जुलाई 1999, उस दिन का एनएवी दिया हुआ है प्लान ए का 30.70। डिविडेंड का रेट दिया हुआ है 20%। फ्रेंड्स, ये जो डिविडेंड दिया जाएगा इट विल बी ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू इज ₹10, डिविडेंड 20% ऑफ ₹10,
यानी डिविडेंड हो जाएगा ₹2 पर यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमारे पास क्यूमुलेटिव पड़े हुए दीज आर 10,000 यूनिट्स, तो डिविडेंड का अमाउंट आ जाएगा 20,000। अब 20,000 के डिविडेंड से हमें एडिशनल यूनिट्स एक्वायर करने, बिकॉज हमारा स्कीम जो है दैट इज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, तो इतना अमाउंट री इन्वेस्ट किया जाएगा आज के एनएवी पर, आज के एनएवी के बेसिस पर ये इन्वेस्ट किया जाए तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आएंगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 30.70, ये आ जाएंगे 651.4658 यूनिट्स। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में इस तरह के फ्रैक्शनल यूनिट्स में भी ट्रेडिंग हो सकती है, और हमने पहले के क्वेश्चंस में भी देखा था यूनिट्स कैन बी इन फ्रैक्शंस, सो इसे कभी आप राउंड ऑफ मत करने जाना, नॉट रिक्वायर्ड। क्यूमुलेटिव यूनिट्स जो हमारे पास हो जाएंगे, 10,000 यूनिट पहले थे और नए यूनिट्स आए 651.4658, ये हो जाएंगे 10,651.4658। इसके बाद नेक्स्ट डिविडेंड का जो डेट दिया हुआ है दैट इज 31 मार्च 2000, और उस दिन का एनएवी दिया हुआ है 58.42। उस दिन का डिविडेंड रेट दिया हुआ है 70%। अगेन 70% फेस वैल्यू पर कंप्यूट किया जाएगा, यानी डिविडेंड होगा ₹7 पर यूनिट, और हमारे पास क्यूमुलेटिव यूनिट्स जो हैं 10,651.4658 यूनिट्स, दिस मल्टीप्लाइड बाय 7 पर यूनिट, ये आ जाएगा 74,560। दैट मीन्स इस डेट पर 74,560 री इन्वेस्ट किया जाएगा, और री इन्वेस्टमेंट का रेट होगा 58.42 पर यूनिट। तो जो एडिशनल यूनिट्स अराइज होंगे दैट विल बी 1276.2752, और ये यूनिट्स हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट्स में ऐड कर दिए जाएंगे। क्यूमुलेटिव यूनिट्स हो जाते हैं 11,927.7440। नेक्स्ट डेट ऑफ डिविडेंड इज 31 अक्टूबर 2003, एंड उस दिन का एनएवी दिया हुआ है 42.18। उस दिन का डिविडेंड रेट दिया हुआ है 40%। तो फ्रेंड्स, 40% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 विल बी अ डिविडेंड ऑफ ₹4। 4 रुपीज का डिविडेंड एग्जिस्टिंग यूनिट्स में मल्टीप्लाई किया जाएगा, 11,927.7440 इंटू ₹4, ये आ जाएगा 47,711। इतना अमाउंट री इन्वेस्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 42.18 पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स जो अराइज होंगे दैट विल बी 1131.1285। अब इतने यूनिट्स हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट्स में जब ऐड कर दिए जाएं तो ये हो जाएंगे 13,058.8695 यूनिट्स। नेक्स्ट डिविडेंड डेट है 15 मार्च 2004। उस दिन का एनएवी दिया हुआ है 46.45 और उस दिन का जो डिविडेंड रेट दिया हुआ है दैट इज 25%। 25% का मतलब 10 रुपीज पर 25%, 2.5 पर यूनिट multiplied by total number of units that is 13,058.8695 multiplied by 2.5, ये आ जाएगा 32,647 रुपीज। और उस दिन का ये अमाउंट री इन्वेस्टेड, ये री इन्वेस्ट किया जाएगा एट द पर यूनिट वैल्यू ऑफ 46.45। इससे नंबर ऑफ यूनिट्स जो अराइज होंगे 32,647 डिवाइडेड बाय 46.45, दिस गिव्स यू 702.8418। ये यूनिट्स हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट्स में ऐड कर दिए जाएंगे। क्यूमुलेटिव यूनिट्स हो जाते हैं 13,761.7113। लास्ट डेट 24 मार्च, जिस दिन का एनएवी आपको दिया हुआ है 48.10 और उस दिन का डिविडेंड रेट दिया हुआ है 40%। 40% मतलब डिविडेंड विल अगेन बी ₹4 per unit. 4 per unit multiplied to 13,761.7113 will give you total amount of dividend on that date that comes to 55,047. इतना अमाउंट री इन्वेस्ट करके जो यूनिट्स बाय किए जाएंगे इट विल बी एट द रेट ऑफ 48.10। तो जो एडिशनल यूनिट्स आते हैं 1,144.4283, ये यूनिट्स हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट्स में ऐड कर दिए जाएंगे और टोटल यूनिट्स हो जाएंगे 14,906.1396। दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो लास्ट में ये यूनिट्स मिले हैं
24 मार्च 2005 को। ये हमारा जो इन्वेस्टर है वो 31 जुलाई 2005 को सारे यूनिट्स बेच देता है। तो होगा क्या कि इस डेट से लेकर 31 जुलाई आप काउंट करेंगे तो इट विल बी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जस्ट 4 मंथ्स ऑफ होल्डिंग पीरियड। और 4 महीने में आपने अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट जो सेल कर दिए, तो होल्डिंग पीरियड इज शॉर्टर देन 1 ईयर। कैपिटल गेन व्यू पॉइंट से जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का जो स्प्लिट किया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। बिकॉज द होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, इन यूनिट्स को बेचने पर जो गेन अराइज होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और बाकी सारी यूनिट्स जो हैं उनको बेचने पर भी तो गेन होगा बट वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। बिकॉज क्वेश्चन में बताया गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यू आर नॉट कंसर्न्ड विद दोज गेन्स, यू आर मेनली कंसर्न्ड विद द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन दीज यूनिट्स, ये जो 1144 यूनिट्स आपने लास्ट में एक्वायर किए हैं। तो फ्रेंड्स, हम वो कैलकुलेशन करें उससे पहले आप ये सारे कैलकुलेशंस नोट कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी के कैलकुलेशंस भी कर लें, जिसमें सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उस पर लगने वाला टैक्स। ये जैसा अभी मैंने बताया ये उन्हीं यूनिट्स पर लगेगा जो भी रिसेंटली एक्वायर किए गए थे, दैट इज ऑन 24 मार्च। ये यूनिट्स थे 1144.4283 यूनिट्स। इन यूनिट्स का जो सेल प्रोसीड्स हमने लिया है ये 31 जुलाई का एनएवी है, और इनका जो कॉस्ट हमने लिया है ये 24 मार्च का एनएवी है। तो सेल प्रोसीड्स और कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। 10% रेट दिया हुआ है टैक्स का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर, तो ये 10% हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कंप्यूट कर लिया। दोस्तों, इसे भी जल्दी से लिख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। All right, friends, let us move ahead. We now talk about
टोटल रियलाइजेशन एंड रेट ऑफ रिटर्न। तो जो टोटल रियलाइजेशन हुआ है सारे यूनिट्स बेचकर, ये सारे यूनिट्स जब हमने बेचे, रेट वही लगाया है 53.75, टोटल रियलाइजेशन आता है 8,01,205। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एट 0.2% हमने माइनस कर दिया। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसका वर्किंग अभी अभी हमने बताया था वो भी माइनस किया, और नेट रियलाइजेशन फाइनली आता है 7,98,955.99। इसे आप राउंड ऑफ करके 956 भी लिख सकते हैं। तो होल्डिंग पीरियड कितना हुआ? ये स्कीम चालू हुई थी 1/4/1995, यानी कि 31 जुलाई 2005 तक 10 साल से ज्यादा समय हो गया। 10 years plus 4 months, इन टोटल होल्डिंग पीरियड इज 124 मंथ्स। स्टार्टिंग में हमारे इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्ट किया था वो सिर्फ 1 लाख रुपीज था। उसके बाद हमारे इन्वेस्टर ने अपने पॉकेट से कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, उसने तो सिर्फ मिलने वाले डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट किया है। तो एनुअलाइज्ड रिटर्न निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये 1 लाख इनिशियल अमाउंट ले रहे हैं, और 798,956 जो नेट रियलाइजेशन आ रहा है एंड में, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 1 लाख। ये जो भी रेट ऑफ रिटर्न आएगा ये तो 124 मंथ्स का रेट ऑफ रिटर्न हुआ। तो हमें इसे एनुअलाइज करना है, तो इंटू 100 and into 12 by 124. 12 will be for annualized return and 124 because holding period is 124 months. ये आता है 67.64% per annum. तो दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिए and then we move ahead. Alright friends, let us move ahead with the next plan, that is bonus plan. तो बोनस प्लान में हम पहले वही करेंगे, टोटल क्यूमुलेटिव यूनिट्स कैलकुलेट कर लें, डेट, बोनस रेशियो, एडिशनल यूनिट्स एंड क्यूमुलेटिव यूनिट्स। स्टार्टिंग डेट पर कोई बोनस नहीं आएगा, स्टार्टिंग डेट्स पर जो यूनिट्स हैं दोज विल बी डेफिनेटली द ओरिजिनल 10,000 यूनिट्स। इसके बाद नेक्स्ट जो बोनस का डेट दिया हुआ है हमें सिर्फ उससे मतलब है। बोनस का डेट दिया हुआ है 31 मार्च 2000, तो 31 मार्च 2000 को बोनस का रेशियो है 5:4। दैट मींस 5 बोनस यूनिट्स विल बी गिवन फॉर एवरी 4 यूनिट्स हेल्ड, यानी 5/4 का रेशियो अप्लाई करेंगे 10,000 यूनिट्स पर, तो जो बोनस यूनिट्स आएंगे एडिशनल यूनिट्स के फॉर्म में वो हो जाएंगे 12,500 यूनिट्स, और क्यूमुलेटिव यूनिट्स हो जाएंगे 22,500। इसके बाद बोनस रेशियो है 1:3, तो 1:3 मतलब 1/3 यूनिट्स, 22,500 का 1/3 हो जाएगा 7,500 यूनिट्स, और क्यूमुलेटिव यूनिट्स हो जाते हैं 30,000। इसके बाद बोनस का रेशियो आया 1:4, और 1:4 का रेशियो मतलब 1/4 ऑफ 30,000 विल अगेन बी 7,500 यूनिट्स, और 37,500 यूनिट्स हो जाएंगे टोटल क्यूमुलेटिव यूनिट्स। फ्रेंड्स फिर से ध्यान देंगे, हमारे यूनिट होल्डर ने 31 जुलाई को सारे यूनिट सेल कर दिए, 24 मार्च को मिले हुए यूनिट्स जो हैं उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। तो चलिए आप इन कैलकुलेशंस को नोट कर लीजिए एंड देन वी मूव अहेड।
ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कंप्यूट कर लें जो लास्ट में बोनस यूनिट्स मिले थे उन पर। जो 7500 यूनिट्स हमने सेल किए थे उन यूनिट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। रियलाइजेशन हुआ है एट 22.98 पर यूनिट जो लास्ट डे का एनएवी था। कॉस्ट ऑफ बोनस यूनिट बीइंग इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज जीरो, दैट इज निल। और जो भी रियलाइजेशन हुआ है वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। इस पर टैक्स आएगा 17,235। तो दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिए एंड देन वी मूव अहेड। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड। अब रेट ऑफ रिटर्न भी कंप्यूट कर लेते हैं। टोटल रियलाइजेशन जो हुआ है 8,61,750। एसटीटी माइनस किया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगा वो माइनस किया, नेट रियलाइजेशन आता है 8,42,791.5। एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न उसी तरह निकाल लिया जाएगा। यहां पर भी होल्डिंग पीरियड 124 मंथ्स है। मैंने बार बार हर स्कीम में कैलकुलेट नहीं किया है, हर स्कीम में होल्डिंग पीरियड वही रहेगा, दैट इज 124 मंथ्स। तो ये एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है 71.88% पर एनम। नोट कर लीजिए इसे भी एंड देन वी मूव अहेड। Alright friends, let us move ahead and deal with the last plan, that is growth plan. दोस्तों यहां तो कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, ना यहां कोई डिविडेंड मिल रहा है, ना कोई बोनस मिल रहा है, ना कोई कैपिटल गेन अराइज होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहां अराइज होगा नहीं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो क्वेश्चन के हिसाब से इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो टोटल रियलाइजेशन, उसमें से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स माइनस किया, और जो नेट रियलाइजेशन आता है आफ्टर टैक्स इट इज 8,19,059, और हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया था शुरुआत में, तो इसका जो रेट ऑफ रिटर्न आता है दैट इज 69.59% पर एनम। अगेन यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि होल्डिंग पीरियड जो है दैट इज 124 मंथ्स। तो दोस्तों इसे भी लिख लीजिए एंड दैट विल बी एंड ऑफ द सॉल्यूशन।
ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आपने लिख लिया होगा। हम हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन जो हैं वो ICAI के सजेस्टेड आंसर या प्रैक्टिस मैनुअल या मॉड्यूल में दिए हुए सॉल्यूशन से मैच कर जाएं, बट कहीं कहीं पर ICAI के सॉल्यूशंस में कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको 2 जगह एरर्स मिलेंगे, वो मैं एक नोट लिखवा देता हूं सो दैट आप कभी कंपेयर करें हमारे इन सॉल्यूशंस को ICAI के सॉल्यूशन से तो कंफ्यूज ना हो जाए आप। सो 2 पॉइंट जहां पर डिफरेंट होता है हमारा सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ बोनस यूनिट जो हमें निल लेना चाहिए, यहां पर वो बोनस यूनिट का कॉस्ट इन्होंने निल नहीं लिया हुआ है, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। आप सॉल्यूशन वैसा ड्राफ्ट करेंगे जैसा अभी हमने डिस्कस किया। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उसके टैक्स कंप्यूट करते समय, गेन का अमाउंट निकालते समय पर्टिकुलरली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, और इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करते समय उसे डिडक्ट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे 2 नोट्स के पॉइंट भी आप लिख लीजिए। Alright friends, let us move ahead and deal with question number 14. चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है। X Limited announced NFO on 1/4/2010 by issuing 10 lakh units at the rate of rupees 10 each. Position of various assets held against this fund as on 31/3/2011 were as follows. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन से क्लियरली दिख रहा है कि जो स्कीम शुरू हुई थी दैट वाज ऑन 1/4/2010 और सारे बैलेंसेस आपको रिपोर्ट किए गए ऑन 31 मार्च 2011, दैट इज एग्जैक्टली बाय एंड ऑफ द ईयर। इक्विटी शेयर्स जो कोटेड हैं उनका कॉस्ट और उनकी मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। इक्विटी शेयर्स जो अनकोटेड हैं उनका भी कॉस्ट और उनकी फेयर वैल्यू दी हुई है एज पर वैल्यूएशन प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय एक्स लिमिटेड। गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो कोटेड हैं उनका कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों दिया हुआ है। इसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो अनकोटेड हैं उनके लिए कॉस्ट, फेस वैल्यू, कूपन रेट, रिडीमेबल आफ्टर 5 years at 10% प्रीमियम एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिमिलर सिक्योरिटीज प्रिवेलिंग इन द मार्केट इज 11% पर एनम। दैट मीन्स फ्रेंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो अनकोटेड हैं उनका कोई रेडी वैल्यू आपको दिया नहीं, इनकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। बॉन्ड वैल्यूएशन में सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर अप्लाई करने होंगे, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो कोटेड हैं उनका तो मार्केट वैल्यू ले लिया जाएगा। अनकोटेड प्रेफरेंस शेयर में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ कॉस्ट इंफॉर्म किया गया है, हम कॉस्ट कंसिडर कर लेंगे। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स 14 lakhs इंक्लूडिंग रुपीज 1 lakh as interest accrual. Term deposit with banks and financial institutions 7 lakh including interest accrual. Cash and other liquid assets 3 lakhs. Dividend and interest receivable 8 lakhs. Outstanding expenses applicable to the fund 1,80,000. You are required to determine NAV on 31/3/2011 and also indicate the percentage rise in NAV from the date of issue. तो दोस्तों, एनएवी कंप्यूट करने की बात हम कर रहे हैं यहां पर। नेट एसेट वैल्यू मतलब टिपिकली एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो ये बड़ा सिंपल सा काम है, आपको सिर्फ यहां पर कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन हाउ टू डिटरमाइन ईच वैल्यूएशन बेस। तो चलिए हम सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है वो देख लेते हैं। दोस्तों, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अनकोटेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स कंप्यूट कर लें, जो हमारे पास रेडी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैंने बॉन्ड वैल्यूएशन में आपको सिखाया हुआ है, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू अगेन।
वैसे आपकी समझ के हिसाब से फिर भी मैं आपको कुछ याद दिला दूं, यहां पर 1,60,000 विल बी द एनुअल कूपन पेमेंट, 5 साल की लाइफ बची हुई है, और बॉन्ड का जो रिडेम्पशन होगा वो रिडेम्पशन होगा 10% प्रीमियम पर। 16 लाख इज द फेस वैल्यू, 10% प्रीमियम मतलब 17,60,000, और जो कूपन रेट ऑफर किया गया वो भी 10% है, यानी 10% ऑफ 16 लाख विल बी 1,60,000। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है दैट इज 16,35,818। इसे नोट कर लीजिए एंड देन वी मूव अहेड। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स बिगिन विथ कंप्यूटिंग द एनएवी बेस। सो एनएवी कैलकुलेट करने के लिए हमें सीधे सीधे ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करना है। तो जितने भी एसेट्स हैं एक एक करके हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहला सीरियल नंबर 1A, कोटेड इक्विटी शेयर्स। इनका बेसिस ऑफ वैल्यूएशन होगा कोटेड मार्केट वैल्यू, और ये 52 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में। दोस्तों यहां पर एक प्रिकॉशन की बात मैं आपको बता दूं। दोस्तों जहां बात हो रही हो कोटेड इक्विटी शेयर्स की, यहां पर हम कोटेड मार्केट प्राइस को बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ले रहे हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, वो आपको मालूम होना चाहिए। वो एक्सेप्शन ये है कि उस इक्विटी शेयर का पिछले 60 डेज में कोई ट्रेडिंग ही ना हुआ हो, यानी स्टॉक मार्केट में उस पर्टिकुलर इक्विटी शेयर का कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ है पिछले 60 डेज में, तो उसे हम एज गुड एज अनकोटेड इक्विटी शेयर की तरह ट्रीट करेंगे, यानी उसे कोटेड इक्विटी शेयर नहीं माना जाएगा, उसे एज गुड एज अनकोटेड इक्विटी शेयर कंसिडर किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टॉक मार्केट के कोटेड प्राइस हम कंसिडर करते हैं, दीज आर लास्ट ट्रेडेड प्राइसेस। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस लेने का क्या रेलेवेंस होगा जब पिछले 60 दिनों में उस स्टॉक का ट्रेडिंग ही नहीं हुआ है। उसके बाद दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर्स कोटेड हैं, अब आपको मालूम होगा कि कोई भी इक्विटी शेयर मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज में भी कोटेड हो सकता है। अब वो मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड है, जैसे बीएससी एज वेल एज एनएससी, दोनों के प्राइसेस अलग हो सकते हैं। हम कौन सा प्राइस कंसिडर करें, यहां पर कॉशन लीजिए फ्रेंड्स। जिस स्टॉक मार्केट में उस पर्टिकुलर शेयर का ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा हो, हम उसे कंसिडर करेंगे। तो एंड ऑफ द सॉल्यूशन मैं आपको ये नोट्स लिखवा दूंगा, बट अभी आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, अपने सॉल्यूशन को कंटिन्यू कीजिए। So 1B, that is unquoted equity shares, fair value as per the valuation practice followed by mutual fund company, और वो fair value हमें दिया हुआ है 35 lakhs। इसके बाद quoted bonds and debentures, quoted market price लिया जाएगा, that is given as 9,80,000। इसके बाद unquoted bonds and debentures इंट्रिंसिक वैल्यू पर वैल्यूएशन किया जाएगा, और ये इंट्रिंसिक वैल्यू हमने एक वर्किंग के फॉर्म में ऑलरेडी बता दी है। ये आता है 16,35,818। फोर्थ, कोटेड प्रेफरेंस शेयर, अगेन कोटेड मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस के बेस पर इसका वैल्यूएशन किया जाएगा, जो है 14 लाख। तो फ्रेंड्स हमारा सारा कैलकुलेशन यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो जस्ट अभी 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स हमने लिए हैं, और भी लिस्ट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बाकी है, बट पहले आप इतना लिख लीजिए एंड देन वी मूव अहेड।
All right friends, let us move ahead in the sequence. Next in the sequence will be unquoted preference shares. अब फ्रेंड्स हमारे पास यहां पर कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, इसलिए वी हैव नो चॉइस बट टू टेक कॉस्ट व्हाट इज इनफॉर्म. तो हम बता देंगे इन एब्सेंस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन कॉस्ट हैज बीन कंसिडर्ड, जो दिया हुआ है 16 lakhs. इसके बाद मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का जो वैल्यूएशन बेसिस हम लेंगे दैट विल बी सिंपली द प्रिंसिपल डिपॉजिटेड विथ अक्रूड इंटरेस्ट. हमें क्वेश्चन में 14 lakhs दिया हुआ है इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट. उसके बाद टर्म डिपॉजिट विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी सेम वैल्यूएशन बेस लिया जाएगा, प्रिंसिपल प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, एंड ये इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 7 lakhs. तो फ्रेंड्स हमारे इस सीक्वेंस में और भी आइटम्स हैं, बट पहले आप इसे लिख लीजिए एंड देन वी मूव अहेड. All right friends, let us move ahead. Next in the sequence will be cash and other liquid assets, जिसे हम book value पर लेंगे 3 lakhs. Dividend and interest receivable will also be taken at book value, that is given as 8 lakhs. Total assets 1,75,15,818 less outstanding expenses. This is the only liability relating to the fund जो हम माइनस कर देंगे, तो टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी हो जाएगा नेट एसेट. तो टोटल नेट एसेट वैल्यू, टोटल एनएवी आता है 1,73,35,818. नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमारे पास है 10 लाख यूनिट्स, और एनएवी पर यूनिट आ जाएगा 17.34. तो फ्रेंड्स इसे भी लिख लीजिए और एंड में हम रेट ऑफ रिटर्न कंप्यूट कर लेंगे. All right friends, let us move ahead. Last part of calculation, that is rate of return हम कंप्यूट कर लेंगे. स्टार्टिंग में 10 रुपीज का एनएवी था जब ये फंड इशू किया गया था, और अब हो गया है 17.34. तो जो रेट ऑफ रिटर्न आएगा ऑब्वियसली इट विल बी 73.4% पर एनम. नाउ दो इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने के हैं फ्रेंड्स, उसे भी लिख लेंगे. हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. विथ रिस्पेक्ट टू कोटेड इक्विटी शेयर्स, इफ द शेयर्स हैव नॉट बीन ट्रेडेड इन पास्ट 60 days, then these are treated as if they are unquoted. Therefore, quoted market price becomes irrelevant, and mutual fund company shall apply its own valuation norms for determining fair value.
if equity shares are quoted in multiple stock exchanges, then the quoted market price should be selected from the stock exchange in which the trading volume of such stock is higher. तो फ्रेंड्स इसे भी लिख लीजिए and that will be end of the solution. ऑल राइट फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये सब कुछ आपने लिख लिया होगा एंड म्यूचुअल फंड को हम यहीं पर एंड करते हैं. लेट अस डिक्लेयर दिस एज एंड ऑफ पार्ट 2. म्यूचुअल फंड क्लास 2 ही पार्ट्स में थे और एंड ऑफ पार्ट 2 का मतलब म्यूचुअल फंड भी यहां पर एंड हो जाता है. फ्रेंड्स, मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इन्हें सॉल्व जरूर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास.